नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं सियासी रण 2024। बड़ी खबर में हमारी विशेष पेशकश। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के नैनीताल उधम सिंह नगर की। काफी महत्वपूर्ण है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है और ये जगह वो है जिसमें पर्वतीय क्षेत्र भी है और जहाँ दूसरे तराई वाला जो क्षेत्र है वो भी है, भावर भी है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे, और लेकिन महत्वपूर्ण है, ये सीट हॉट सीट भी कही जा सकती है। यहाँ से केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट मैदान में हैं। सामने एआईसीसी के सेक्रेटरी और कहा जाता है राहुल गांधी के करीबी भी हैं। वो कांग्रेस के टिकट पे प्रकाश जोशी लड़ रहे हैं और एक सेना के जवान शिव सिंह रावत वो यूकेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो चलिए इस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। वहां की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के किस तरह की चुनावी सियासत है, क्या कुछ मुख्य बातें हैं, क्या लोग मांग करके चलते हैं। एक संपन्न क्षेत्र के रूप में देखा जाता है उसको, पर्यटन की दृष्टि से भी और औद्योगिक दृष्टि से। तो चलिए, हमारे साथ यूकेडी से दीपक रावत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आशीष नोटियाल साहब कांग्रेस से हैं और भाजपा से डॉक्टर आरपी रतूड़ी साहब जुड़े हुए हैं। मैं आशीष जी आपके पास में आना चाहूंगा। रोचक मुकाबला है, चुनाव अंतिम पड़ाव पे है और जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 24 घंटे भी नहीं बचेंगे जब चुनाव प्रचार का शोर थमेगा। तो आखिरी पड़ाव में हम लोग किस तरह से देखें इस मुकाबले को? देखिए, आखिरी पड़ाव है और जनता ने सब कुछ देख लिया है कि कौन सी पार्टियां क्या कर रही हैं। सब जनता की नजर में है। जनता ने हमारे घोषणा पत्र भी देख लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र भी देख लिए। जनता को पता लग गया है कि उनका घोषणा पत्र खाली जुमलों का घोषणा पत्र है और हमारा घोषणा पत्र जनता का घोषणा पत्र है। हमारी जो 2 यात्राएं निकली, न्याय यात्रा, इस न्याय यात्रा से जो हमें मिला, लोगों का समर्थन मिला, जो लोगों ने हमें वाकई बताया कि ये समस्याएं हैं, दूर होनी चाहिए, उनको हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। हमने बताया है जनता को कांग्रेस पार्टी। कहीं से आवाज आ रही है सर? किसी क्या चर्चा चल रही है? अगर कहीं कुछ है तो प्लीज उनको साइलेंट करिए। जी जी, कंटिन्यू आशीष जी। तो हमने जनता से वादा किया है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही जो महिलाएं हैं, हर घर की गरीब महिला को 1 लाख रुपए प्रति महिला देने का काम करें। एक घर में एक महिला को 1 लाख रुपए हम देने का काम करेंगे। 8,500 रुपए हर महिला को देने का काम करेंगे, जिससे कि महिलाओं की आर्थिकी सुधर सके और इनका घर चल सके। हमने वादा किया है नौजवानों से, जो भी नौजवान हमारा जो है ट्रेनिंग करता है, जो भी डिप्लोमा करता है, उस नौजवान को हम ट्रेनिंग के नाम पर 1 लाख रुपए 1 साल का देने का काम करेंगे, अप्रेंटिस के नाम पर। हम ये जो योजना जिस प्रकार की इनकी आयुष्मान योजना में लोग कहते हैं 5 लाख रुपए देंगे, हम लोग 25 लाख रुपए देने का काम करेंगे और हम पूरा उसका इलाज का खर्चा वहन करने का काम करेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि हम इस योजना के नाम पर पूरा इलाज कर रहे हैं। जब तक मरीज का डिटेक्ट नहीं हो जाता कि प्रॉब्लम क्या है, ऑपरेशन किस चीज का है, तब तक का खर्चा उसे मिलता नहीं है और ये पता करने में 20 से 30 हजार रुपए से खर्चा आ जाता है सीटी स्कैन अन्य साधन में। तो हम लोग पूरा उसे न्याय देंगे, उसे स्वास्थ्य का हक देंगे। तो हमने इस प्रकार की कई घोषणाएं की है जो जनता को बहुत समझ में आ रही है और जनता निश्चित चाहती है कि कांग्रेस सत्ता में आए। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ही देश का हित हो सकता है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मैं आशीष जी वापस आ रहा हूँ आपके पास, वापस आऊंगा आपके पास में। तो चलिए, कांग्रेस का अपना एजेंडा है जो मैनिफेस्टो, उसी को आधार बनाया जा रहा है और कहा कि विकास की बात हम आगे बढ़कर के कर रहे हैं और जनता हमें चुनेगी। यूकेडी दीपक रावत जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपक जी, उत्तराखंड में बहुत सारे परिवार हैं जिनके डिफेंस सीजन आता है, यानी कि उनके परिवार के सदस्य आर्मी से जुड़े हुए हैं, अलग अलग सेवाओं में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो शिव सिंह जी को कैंडिडेट बनाने के पीछे का मकसद क्या रहा?
देखिए योगेंद्र जी, शिव सिंह को उम्मीदवार बनाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो अग्निवीर योजना लाई गई, उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम अगर किसी प्रदेश ने भोगा है और ये भोगेगा भविष्य में, तो वो सिर्फ उत्तराखंड है। आज एक्स जो भूतपूर्व सैनिक हैं, ये पेंशन ले रहे हैं और निश्चित रूप से उन्होंने भारतीय जनता की सेवा करी है, सेना में उन्होंने योगदान दिया है, राष्ट्रीय सेवा करी है, तो आज वो पेंशन ले रहे हैं। लेकिन जो अग्निवीर योजना है, उनके बच्चों के लिए या उनके पोतों के लिए, उसमें पेंशन के नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब 5 साल में वो रिटायर होके आ जाएंगे और फिर बेरोजगार हो जाएंगे, और फिर वो इस जो 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 जिस बच्चे को हमारे यहाँ सैनिक मोहल्ले है, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के टाइम में इस प्रदेश को या मनी ऑर्डर स्टेट कहा जाता था, क्योंकि सबके सब जो आर्मी में रहते थे वो मनी ऑर्डर अपने घर में खर्चे के लिए बेचते थे। ये किसी से छुपा नहीं है कि इस पहाड़ी जिले में, जहाँ ये पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर विषम परिस्थिति में लोग अपना जीवन यापन करते हैं, और एकमात्र साधन उनका जो था वो सिर्फ या तो आप कहीं बाहर पलायन करके चले जाए या देश की सेवा करें। और देश की सेवा में यहाँ का नौजवान, यहाँ का जो व्यक्ति रहा है, वो हमेशा सबसे आगे रहा है। लेकिन अब जब ऐसी परिस्थितियां आई हैं, तो इनके जो अग्निवीर जैसी योजना के दुष्परिणाम है, उनको जनता तक पहुंचाने का काम करने के लिए हमने नैनीताल सीट से आपने शिव सिंह रावत जी को उतारा है। और हम चाहते हैं कि उसके माध्यम से रेस्पॉन्स की बात करें, अगर हम रेस्पॉन्स की बात करें, जैसे अभी आशीष नोटियाल जी ने कहा कि हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको आधार बनाया, तो आधार क्या रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से जो पिछले 22 और 23 वर्षों से जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लोगों ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है नैनीताल संसदीय सीट का, जिस वजह से यहाँ की स्थिति जो है बहुत ज्यादा इतना विकास नहीं हुआ है। पर आप ये देखिए कि निर्णय ये होता कि जब उत्तराखंड बना तो हाईकोर्ट नैनीताल भेज दिया, और अब सुनने में आया कि नैनीताल हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये इनकी दूरदर्शिता का प्रमाण पत्र दिखता है कि भाई इनको यही नहीं पता है कि कहां पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, जैसे चीज स्थिति रख दिया। अब नैनीताल सीट की सबसे भौगोलिक स्थिति यह है कि तराई का सबसे ज्यादा क्षेत्र है, कहने के मात्र से ही सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र है, बाकी सारा क्षेत्र जो है मैदानी। हमारा जो किसान वर्ग है, उधम सिंह नगर वाला, ये जसपुर वाला, ये सारे के सारे यहीं से आते हैं और इनकी अपनी समस्याएं हैं। ये देश इससे अछूता नहीं रहा है कि किसानों की समस्याओं में एमएसपी के लिए अगर दिल्ली में आंदोलन हुआ तो उत्तराखंड राज्य से सबसे ज्यादा व्यक्ति अगर किसान गया है तो उधम सिंह नगर से अपने अपने वाहनों में गया है, जो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने किसान आंदोलन में दिया। तो कहीं ना कहीं पर इतने यहाँ पर लोगों का असंतोष है, युवाओं में असंतोष है, किसानों में असंतोष है, और जो सैन्य बहुल्य क्षेत्र सैनिकों में असंतोष, उसी को हम लोग केंद्रित करके अपने चुनाव को आगे बढ़ा रहे हैं। दीपक जी, यहाँ से जो सांसद हैं अजय भट्ट साहब, केंद्र में मंत्री भी हैं, वापस उनको अवसर दिया गया है, तो केंद्र की योजना है कि मोदी जी को लेकर के चर्चाएं भी हैं, तो कुछ विशेष ऐसी उपलब्धि है जिसे पार्टी लाइन से अलग हट करके स्वीकार करना चाहिए कि हाँ बिल्कुल इन्होंने काम किया है? योगेंद्र जी, हम कर लेते हैं, मान लेते हैं इस बात को। आप बताइए कि अजय भट्ट जी ने कितनी बार यहाँ की मूल समस्याओं के बारे में संसद में कोई प्रश्न किया हो? और ये भी छोड़िए, केंद्र के राज्य मंत्री हैं, आप मुझे बताइए वो अपना पूरा का पूरा संसद निधि खर्च नहीं कर पाए इस प्रदेश में, क्या कारण है? उनकी अक्षमता तो यही दिख जाती है कि ये क्या इतना धनाढ़ प्रदेश है कि जहां पर आप संसदीय क्षेत्र, अपना संसदीय जो निधि है उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि ये वापस आ रहा हूँ सर, वापस आ रहा हूँ डॉक्टर साहब के पास आ रहा हूँ, दीपक जी वापस आ रहा हूँ, मैं रतोड़ी साहब के पास में जाना चाहूंगा। रतोड़ी साहब, एक तो जो आप लोगों के लिए तो उत्साह की बात यह है कि आपके कैंडिडेट हैं, केंद्र में राज्य मंत्री हैं, डिफेंस और टूरिज्म देखते हैं वो, लेकिन आपके जो प्रतिपक्ष के जो लोग हैं, विरोधी हैं, उन लोगों का साफ कहना है कि कोई भी उपलब्धि बता दें कि हाँ ये उपलब्धि है उनकी। अनम्यूट करिए सर, म्यूट किया हुआ है सर, सर म्यूट किया हुआ आपके यहाँ से, अनम्यूट कर दीजिए एक बार इसे। जी रतूड़ी साहब, ये माइक जैसा बटन है, उसको आपको क्लिक करना था। चले मैं आपके पास में वापस लौटूंगा अभी, और मैं तब तक आशीष नोटियाल साहब का रुख करना चाहूंगा। आशीष जी, यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, यूं देखें तो हॉट सीट इसी से बनती है कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं और बड़े महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास है। चलिए आशीष जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। रतूड़ी साहब जुड़ गए हैं। जी रतूड़ी जी, आप बोलिए। जी देखिए, मैंने कहा कि विपक्ष का काम होना चाहिए। विपक्ष सजग अगर है तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष को ज्यादा काम करने का, लेकिन केवल विरोध करने के लिए विपक्ष का काम न हो,
ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं हुआ। अगर ये कहेंगे तो उत्तराखंड बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये उत्तराखंड बनाने का काम किया था, इसको संवारने का काम भी किया है, ऐसा नहीं है। और आज उत्तराखंड की जनता, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गरीब वर्ग हो, आज वो देख रहा है कि मैं कम से कम 5 लाख की इलाज की गारंटी मेरे हाथ में है। वो जान रहा है कि मैं जब तक नरेंद्र मोदी है तो मैं। लेकिन सर ये आयुष्मान भारत योजना तो उसके हर बाद क्या व्यक्ति के लिए होगा? दावा नहीं कर सकते। रतोड़ी साहब, उसके रतोड़ी बाद साहब, क्या होगा जब तक नरेंद्र रतोड़ी मोदी साहब, के बाद क्या दुनिया नहीं रहेगी? ये आशीष जी मैं अरे लूटूंगा यार, आपके पास आशीष में। तुम्हें क्या रतोड़ी बीमारी? साहब, रतोड़ी साहब, आपने कहा आयुष्मान जब तक भारत की मोदी जो है, बात कर मोदी रहे के हैं बाद आप, दुनिया आयुष्मान रहेगी नहीं भारत, रहेगी? देखिए उसमें तो पर्टिकुलर एक तबके के लिए जो बेनिफिशरीज हैं, आपके उज्ज्वला से जुड़े हुए हैं, किसान कार्ड है, बीपीएल है, सिर्फ उन लोगों को दे रहे हैं। नहीं, किस लोगों को आप बताएं? जो छोटे आयुष्मान भारत सबके लिए कहाँ लागू है? नहीं, छोटे तबके का किसान है, 6,000 रुपए सालाना उसके पास जा रहा है कि नहीं जा रहा? मैं ये नहीं कह रहा, आपने कहा कि सभी गरीब लोगों आदमी को जा आज रही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है, उसको लेकर के मैंने कहा है कि नहीं, सबको वो नहीं दे रहे सबको हैं। मिल रहा है। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने एक विचार भी किया है कि वो किसी वर्ग का होगा 70 साल से अधिक के व्यक्ति को हम उस योजना में, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मध्यम वर्गीय है, चाहे उच्च वर्गीय है, 70 साल से ऊपर जो भी होगा हम उसको आयुष्मान योजना में लाएंगे। तो ये गारंटी है उनकी। दूसरा मैंने कहा नहीं कि जो हमारी महिलाएं, आप तो देखिए साल भर में हम 3 सिलेंडर फ्री देने का काम कर रहे हैं। ये उनके घर चूल्हे तो जल रहे हैं। अब इनको विरोध करना है तो करने दीजिए, लेकिन लोगों को भरोसा है कि एक तो 5 किलो राशन उस गरीब परिवार को प्रति व्यक्ति मिल रही है, उस पर भरोसा है, इलाज उसका सुनिश्चित है, वो भरोसा है। दूसरा, रोजगार, अभी उत्तराखंड सरकार ने पिछले 2 सालों में 27,000 उनके रोजगार दिया, उनके हाथों में पत्र पहुंचाया है कि लो ये आपकी नौकरी है। सरकार पूरा काम कर रही है, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, सड़क के मामले में। मेरे आशीष भाई जरा आजकल दिल्ली जाएं, देहरादून से कितना समय लगता था पहले, और अब खाना कितना खाएं कि दिल्ली जाएं? खाना खाने की बात करो। खाना फालतू दिल्ली खाना क्यों जाए? दिल्ली क्यों खाना जाए? कौन राशन इतना महंगा हो गया, आप कह रहे हो दिल्ली चले जाओ, क्यों जाए दिल्ली? इलाज कराने दिल्ली जाएंगे क्या आम आदमी के पास? इसीलिए तो तुम्हारे हाल ये है कि एक तो नेता कोई प्रचार करने नहीं आ रहा, और जो बड़ा नेता है यहाँ वो कह रहा है कि कांग्रेस सुस्त हो गई। जब बड़ा ही नेता कह रहा है कि कांग्रेस सुस्त हो गई, भाजपा चुस्त है, तो चुनाव कहाँ लड़ोगे? रतोड़ी साहब, रतोड़ी साहब, रतोड़ी साहब, मैदान में लड़ेंगे। आपके साथ में आशीष नोटियाल बैठे हुए हैं, इनके उत्साह में कोई कमी दिख रही है आपको? आशीष नौटियाल जी को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। खाली इनको अभी ये तक नहीं पता कि 2014 में और 2019 में जनता ने इनको प्रतिपक्ष बनाने लायक नहीं रखा। तो अब ऐसी क्या हो गया भैया, क्या कर दिया? लोकसभा में ये नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए, 10% रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाए, और ये कह रहे हम सत्ता में आएंगे। अरे कहाँ से आ जाओगे? ऐसा क्या काम कर लिया आप? भगवान राम, भाजपा आई 2 सीट चलिए जवाब दिलवा रहा हूँ सर, जवाब दिलवा रहा हूँ। 2 रतोड़ी सीट साहब, रतोड़ी भाजपा के साहब, पास थी, भाजपा रतोड़ी भी साहब, सत्ता में रतोड़ी आई। साहब जवाब दे रहे हैं, आशीष नोटियाल जवाब दे रहे हैं जी। आशीष, देखें, जुमलेबाज पार्टी और जुमलेबाजी करने के लिए यहाँ प्रवक्तागणों को भेजा जाता है। आप बताएं, कांग्रेस को कोई पहचानता नहीं है, कांग्रेस को नाम की मोहताज है। कांग्रेस से ही हर पार्टियों को हमने नेता दिए हैं, कांग्रेस पार्टी ने हर पार्टी को नेता दिए। जो आज जो किसी पार्टी में हो, निश्चित वो या उसके कोई पुराना पूर्वज कांग्रेस ही था, कांग्रेस को पहचान की मोहताज नहीं है। हाँ, जब कोई नया आता है तो जनता उसे मौका देती है। भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी नए आए, उन्होंने कहा मैं आऊंगा तो मैं काला धन लाऊंगा। जनता ने कहा यही आदमी ये ला रहा है, और 15-15 लाख भी देने को तैयार है, हमें ये चाहिए। उन्होंने कहा बताओ 65 रुपए का रुपया डॉलर के मुकाबले चाहिए आपको, कि उम्र के साथ बढ़ता बढ़ता रुपया?
आज देखें, जो उन्होंने खुद बोला जिस बात को, आज उस पर मोहर लगा दी। उन्होंने इस बात को कहा था, जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है वहां का रुपया गिरता है। तो बताएं, उन्होंने खुद बता दिया आज आपको कि हमारे देश की सरकार गिरी हुई है। झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। हर चीज में फेल अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। स्टार्टअप इंडिया फेल, गंगा सफाई फेल, नोटबंदी फेल। आप बताएं, आपकी फेलियर की कहानी कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें? फेल पार्टी है आपकी। और इलेक्ट्रल बॉन्ड, इतना बड़ा घोटाला, उसके बाद शर्म नहीं आती भाजपा को? आप बताएं, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का नतीजा है कि 80-90 रुपए की दवाई 300 रुपए की हो गई। एक एक दवाई का पत्ता, एक एक दवाई का पत्ता 700 रुपए तक का आ रहा है। क्या है उस दवाई में? क्या खाएगा आप? समझ सकते हैं जिस तरह से देश को आपने फार्मा कंपनियों से पैसा ले लेके आपने कहाँ पहुंचा दिया? एक पत्ता दवाई का 700-800 रुपए का। आप समझे, आपको दया धर्म है कि नहीं है? आपकी सरकार चलनी चाहिए, आपकी सरकार बन जाए, बस हो गया। अरे अभी रतूड़ी साहब आ रहा हूँ, रतूड़ी साहब लौटूंगा आपके पास, रतूड़ी साहब लौट रहा हूँ आपके पास, आप ही से जवाब दिलवाऊंगा सर, मैं आ रहा हूँ। किस तरह रतूड़ी सर आ रहा हूँ आपके पास, डॉक्टर साहब आऊंगा, लौट रहा हूँ, लौट रहा हूँ आपके पास। आज रूस यूक्रेन के आगे लड़ाई नहीं कर पा रहा है, जबकि रूस जैसा इतना बड़ा देश, उसको यूक्रेन से 2 साल हो गए लड़ाई करते हुए, लड़ाई नहीं निपट पा रही। क्या कारण है, उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि रूस के अंदर अग्निवीर है, उसके अंदर अग्निवीर है 4 साल वाले, और यूक्रेन के अंदर भारत जैसे सेना है। आप समझे क्यों लड़ाई नहीं लड़ पा रहे? आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? आप हमारे देश को रूस की कगार पर ले जाना चाहते हैं कि हम हार जाए चुनाव, ये अपना जो है लड़ाई महीने के अंदर कौन सी ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं फौजों को? काम कर रहे हैं। निश्चित कांग्रेस पार्टी के आते ही, जिस दिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, अग्निवीर योजना को खत्म करेगी, सैनिकों को लाभ दिया जाएगा, कैंटीन का लाभ भी दिया जाएगा, पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा, सारे लाभ दिए जाएंगे। आप लोगों की तरह नहीं, किस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला आपने किया, और जिस तरह आपने लोगों को सुरक्षित हाथों में आज आप देखें, आप इलाज नहीं करा सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते हैं? फार्मासिस्ट कंपनियों से पैसा खाया इन्होंने फार्मासिस्ट कंपनियों से पैसा खाया। जो दवाइयां बनाती थी तभी 70 रुपए की दवाई 700 रुपए की हो गई, नहीं तो ऐसे नहीं हो जाती। क्यों कोई चंदा किसी और को देता है? आपको ही क्यों देता है? क्योंकि काम के बदले, चंदे के बदले धंधा मिलता है। रतूड़ी साहब जवाब दे रहे हैं, आशीष जी रतूड़ी जवाब दे रहे हैं, रतूड़ी जवाब दे रहे हैं, जवाब का काम करेंगे। रतूड़ी जी जवाब दे रहे हैं जी। रतूड़ी साहब आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ योगेंद्र जी, जब ये देश आजाद हुआ तो डॉलर की कीमत रुपए से कम थी। 53 रुपए कैसे पहुंचा भाई? आज 80 रुपए पर ये सवाल उठा रहे हैं, पर आखिर 53 रुपए एक डॉलर पे किसने पहुंचाया? किसकी सत्ता रही है 60 साल तक? ये महंगाई की आज रो रहे हैं। अरे भाई, जो पेट्रोल 1 रुपए 80 पैसा लीटर था, उसको 70 रुपए किसने पहुंचाया? ये जवाब कौन देगा? ये जवाब आप दो। तो ये बताइए सर, आप केवल कांग्रेस की जो गवर्नमेंट रही सिर्फ उसमें संभावनाएं तलाश रहे हैं। अब तो 10 साल का वक्त आपको लगता है कम वक्त था? भाई मैं कह तो रहा हूँ 10 साल में इनके कार्यकाल में 1 रुपया 80 पैसा लीटर थे और 70 रुपए क्या? सर ये महंगाई दे रहे थे, बेरोजगारी दे रहे थे, करप्शन दे रहे, सारी बातें मान रहे हैं आपके, जब तो आपको चुना लोगों ने। आप भी अगर वही जवाब देंगे कि इन्होंने जो किया, जब इनको ज्ञान नहीं है, ये कम से कम ये तो कहे कि डॉलर और रुपए की कीमत ज्यादा थी। ये 53 रुपए तो इन्होंने पहुंचाया है ना। तो इनका कहना है कि 68 रुपए जब थी, 68 रुपए 70 के पास में थी, तो मोदी जी का कमेंट था, उसको कोट किया इन्होंने। हमने भी तो वही कह रहे हैं ना कि ये परिस्थिति, मतलब ये जो कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं, फिर को अंतर नहीं महसूस हो रहा? लगती थी 68 रुपए डाइन लगती थी, 83 रुपए जलेबी लग रही है। कैसी बात कर रहे हैं आप? 68 रुपए में आपको डाइन लगता था, 83 रुपए में आपको जलेबी लग रही है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आपने क्यों गिराया? आप दूसरे पे प्रश्न कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपकी है, जवाब आपको देना पड़ेगा। आप विपक्ष से सवाल नहीं पूछेंगे, जवाब आपको देना है। जवाब दे, आपकी है। क्यों? दीपक रावत जी भी कुछ कह रहे हैं बीच में। चले मैं रतूड़ी सर आ रहा हूँ, मैं दीपक रावत भी कुछ कह रहे हैं बीच में। जी दीपक। योगेंद्र जी, कांग्रेस को 50 साल लगे, 50-55 साल लगे सिलेंडर को 450 रुपए करने में, और बीजेपी को सिर्फ 10 साल लगे उसे 900 रुपए करने में।
आप महंगाई का हिसाब देखिए, मतलब जो कांग्रेस 50-55 साल में सिलेंडर को खींच खींच के 450 तक लाई, बीजेपी ने 10 साल में उसे 1000 रुपए का कर दिया। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, जो भी आप महंगाई का कोई चीनी उठा के देख लीजिए, आटा उठा के देख लीजिए, जिस तेजी की तेजी 10 साल में महंगाई बढ़ी है, आप उसे देखिए। अब एक जवाब, रतौड़ी जी सुनने का दम रखिए, रतौड़ी जी सुनने का दम रखिए, सत्ता में आप है। अब 2014 में योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना का नाम लिया था, 2015 में उसको लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री विकास योजना, कुशल योजना, कार्य योजना, PMY के जिसमें बोलते थे, कारीगर कुशल योजना। उसमें इन्होंने वादा किया था पूरे भारत से, हाँ, कि 2020 तक 1 करोड़ लोगों, बच्चों को जो 10वीं और 12वीं के बच्चे, उन्हें शिक्षा इस तरह से दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग इसलिए दी जाएगी कि वो स्वावलंबी हो जाएंगे, अपने पांव में खड़े हो जाएंगे। आज इनका एक प्रवक्ता स्वयं प्रधानमंत्री 2015 की इस योजना का नाम तक नहीं लेना चाह रहे हैं। और कितने लोगों को इन्होंने रोजगार लायक बनाया, कितने लोगों को इन्होंने अपने को स्वावलंबी बनाया, एक शब्द इनके प्रवक्ता से निकलता है। ये नई चीज गलत है। अब आइए इनके इंश्योरेंस की बात, एक रुकिए, सुनिए, आपने पूरा सुनिए। अब आइए इनके इस बार के घोषणा पत्र में, इन्होंने घोषणा पत्र में किसानों को बोला कि हम आपको सम्मान निधि तो 6000 इन्होंने बढ़ा के रखी हुई है, उनको हम पेंशन देंगे। अरे भाई, पेंशन किस हिसाब से दोगे? उनकी आप अंशदान करेंगे, किसान को अंशदान करना पड़ेगा, या ये बोझ केंद्र सरकार स्वयं वहन करेगी? यही हाल इन्होंने व्यापारियों को बोला। व्यापारियों को बोला हुआ है कि आपको हम 60 साल से ऊपर कोई भी व्यापारी होगा छोटा, उसको हम पेंशन देंगे। एक तरफ तो ये पेंशन, सरकारी नौकरियों से पेंशन हटा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये पेंशन बांट रहे हैं। ये विरोधाभास नीतियों में कैसे हो सकता है योगेंद्र जी? चले, समय कम है, मैं जवाब दिला रहा हूं सर। अब रतौड़ी साहब आपको धैर्य से सुन रहे थे, अब आप भी सुने। जी रतौड़ी साहब। देखिए, जहां तक मेरा कहना है कि पेंशन के लिए, देखिए, जो योजनाएं आपने अभी कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निश्चित तौर पर ये प्रस्ताव रखा था। लागू कब हुआ, किसने लागू किया, ये तो आपको भी ज्ञान होगा। ये क्या विषय आपने सरकारी कर्मचारियों की बंद कर दी 2009 से? भाई, यूपीए सरकार ने लागू किया ना। क्यों किया? आप कहते हैं कि ये गलत योजना है, तो आप ओपीएस ले आइए, तो आप आज ओपीएस ले आइए, ओल्ड पेंशन स्कीम ले आइए, क्यों नहीं ला रहे हैं? हम ले आए थे। क्या रतौड़ी जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हो यार? लागू क्यों किया? आप ओपीएस ले आइए ना, आप ओपीएस ले आइए, आप ओपीएस ले आइए ना। अगर कांग्रेस ने गलत किया है, आप ओपीएस ले आइए, गलत किया, ओल्ड पेंशन स्कीम दे दीजिए। दीपक जी, रतौड़ी जी को एक बार अपनी पूरी बात कर लेनी, मैं लौटूंगा फिर। जी, एक मानना है, निश्चित तौर पर सरकार ने यह भी कहा कि समय समय पर जब भी कोई अगर ऐसी गलत कहीं पर हुआ हो तो उस पर हम विचार करेंगे। जैसे अग्निवीर पे हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि अगर इसमें कोई दिक्कत है तो इसमें विचार होगा, पुनर्विचार करेंगे। अग्निवीर योजना में तो इन्हें रोल बैक करना ही पड़ेगा, इस चीज को निश्चित रूप से भविष्य में इन्हें रोल बैक करना ही पड़ेगा। कोई जनहित में होगा, उस पर पुनर्विचार करेंगे हमारी सरकार। हाँ, स्वागत करेंगे, हम भी स्वागत करेंगे, हम भी स्वागत करेंगे उसका। जी चलिए, मैं एक बात जानना चाहूंगा सर, चलते चलते, आपकी पार्टी के वर्तमान सांसद केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, ताल ठोक रहे हैं, मजबूत पक्ष में जानना चाहूंगा उनका कि हाँ, इस वजह से उन्हें रिपीट करेगी जनता। देखिए, निश्चित तौर पर आज देश चाहता है कि सर्वोपरि राष्ट्रवाद आज मुद्दा है कि देश मजबूत होना चाहिए, और वो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में लोगों को लग रहा है कि देश सुरक्षित है, मजबूत हो रहा है। इसलिए वो प्रतिनिधि के रूप में, वो चाहे अजय भट्ट जी हो, चाहे हमारे पौड़ी वाले हो, टीरी वाले हो, जब प्रतिनिधि जाएंगे तो कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि केवल मोदी जी का सहारा है, वर्तमान में जो मंत्री जी हैं उनकी खुद की अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। सहारा नहीं है, वो हमारे नेता है और मजबूत नेता है। दुनिया आज नाम महसूस कर रही है कि नरेंद्र मोदी एक लीडर है, मजबूत लीडर है। इसलिए उत्तराखंड के लोग भी चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवादी हैं। चले, मैं माफी चाहूंगा, राष्ट्रवादी पे देखिए सभी लोग, मैं जयपुर से बैठा हूं इस वक्त,
मुझे जी, जी। लगता है कि आप सभी लोग राष्ट्रवादी, सभी, कौन राष्ट्र से प्रेम नहीं करता है। एक चुनावी एजेंडा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर वो भारतीय के डीएनए में सवाल राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्रवादी उसे नहीं हो साबित सकता। करने की कोई जरूरत नहीं है। चले, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।